आज तक रेडियो पर आप 3 ताल सुन रहे हैं ताऊ बाबा और सरदार के साथ। 15,007 अप, 15,008 डाउन। ये ट्रेन नंबर है कंबल एक्सप्रेस का। नाम वैसे इसका कृषक एक्सप्रेस है, पर इस ट्रेन के जो हाल हैं इसे कंबल एक्सप्रेस आप कह सकते हैं। ये 15,008 जब डाउन जा रही थी वाराणसी सिटी, तो वो लखनऊ जंक्शन से रवाना जैसे ही होने को हुई तो एसी के B5 कोच से यात्रियों ने कंबल से बदबू आने की शिकायत की। फिर कंबल बदल दिए गए, मगर जैसे ही ट्रेन बादशाह नगर स्टेशन पहुंची, यात्रियों को उल्टियां आना शुरू हो गईं। और फिर आनन फानन में ट्रेन को स्टेशन पर रोका गया, मेडिकल टीम को बुलाया गया, 3 यात्रियों का चेकअप हुआ और कुछ दवाएं उनको दी गई। उसके बाद ट्रेन रवाना हुई। तो ये जो कंबल ये ओढ़ते बिछाते हैं जाड़े में, रेलवे वाले उसको धोने में असमर्थ क्यों पाते हैं? आपके साथ हुआ है ऐसा कोई तजुर्बा कि बहुत घटिया, गंदे, घिनैले कंबल तकिया? अधिकतर ऐसा हुआ है। इसलिए एक तो उसकी 2-3 विधियां हैं। संभव है तो अपना स्लीपिंग बैग लेके चलिए, वो बेस्ट है। और रेलवे की चद्दर धुली हुई होती है, तो चद्दर का इस्तेमाल कर लीजिए। तो चद्दर बिछा लीजिए और अपना स्लीपिंग बैग उसके ऊपर डाल के उसमें घुस जाइए, चेन जिप कर लीजिए, अपना मस्त सोइए। नहीं भी उसमें अपने आप को जिप करेंगे तो आप उसको कवर कर सकते हैं, और स्लीपिंग बैग बटोर के पोटली बराबर हो जाता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा क्या है कि कंबल का एक अच्छा है कि ये है कि एक शीट आप बिना पूरी खोले, आधी फोल्ड में ही उसको रेलवे की बर्थ में कोर से फंसा दीजिए। अगर मिडिल बर्थ है तो उसमें एक और सुविधा होती है कि जिस कुंडे पे मिडिल बर्थ टंगी रहती है उस कुंडे में भी फंसा सकते हैं। इससे क्या है, चढ़ने पे वो चद्दर भागेगी नहीं, क्योंकि अंततः आप एक रैक्सीन पे, निहायत स्लिपरी सरफेस पे चद्दर हमेशा हिल जाती है। हाँ। उसके बाद में दूसरा काम क्या करना चाहिए कि कंबल के चौड़ाई वाले छोर को खोल करके और चद्दर के भी चौड़ाई वाले कोर को खोल करके दोनों का मिलान करके चद्दर अपनी तरफ रखते हुए उसको मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करके उसको लपेट के आप बेड पे डाल दीजिए। तो जब भी आप अपने आप को कवर करेंगे तो कंबल से सीधे संपर्क आपका नहीं होगा। रेलवे की किसी भी परिस्थिति में गर्दन से ऊपर कंबल को मत जाने दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे के कंबल की 2-3 खूबियां होती हैं। धर्मशाला और रेलवे का कंबल दोनों से एक जैसी महक आती है, दोनों से यात्री की महक आती है। यात्रियों तो ये यात्री गांव जो है ना, वो अपना श्वासोच्छ्वास करते हुए तमाम तरह के द्रवीभूत अणुओं को उसमें विसर्जित करके मुक्त होते हैं। यात्रियों की महक उल्टी जैसी क्यों होती है? उल्टी ऐसी नहीं होती है, वो जब रख दिया जाता है। आप सोचिए कि कंबल, जिस कंबल को मोहनलाल ओढ़ के गए, मोहनलाल के उतरने के बाद उस कंबल की वसीम, जुबैर, शांतनु, योगेश, सुनीता, मंगला, है ना, कमला देवी, इन सब के ओढ़े हुए कंबलों से बातचीत होती है। वो सारे कंबल एक के बाद एक ताह के रखे जाते हैं, और फिर वो वहां भी जाते हैं जहाँ चूहे ना। हाँ, उसके बाद में कंबल बिज्जू एक जीव होता है। हाँ, कंबल बिज्जू है ना, उसको आप कुछ भी कर लीजिए, वो रेलवे का कबर बिज्जू वही है। तो कंबल बिज्जू जो होते हैं वो आके उसके ऊपर आलिंगन, मैथुन, रुदन, क्रीड़ा, शयन, समस्त तरह की क्रियाएं जो है, संभोग से समाधि तक ओशो ने जो किताब लिखी है, उसको चूहे उन्हीं कंबलों पे बैठ के पहुंचते हैं, है ना। तो वो कंबल आप सोचिए कि कितना लगातार चार्ज होता जा रहा है। मैं टॉक्सिक नहीं कहूँगा, चार्ज होता जा रहा है। वो सारा का सारा चार्ज जब आप लेते हैं अपने ऊपर तो आपके पास सर चार्ज आ जाता है ना। सर पे इसलिए नहीं चार्ज आने देना है। तो गर्दन के ऊपर किसी भी स्थिति में नहीं आए। कान वान बहुत जला रहा है तो आपन मफलर लपेटे रहो, साल का गुलेट के लगाए लो। प्रायः एसी में अपने साथ समस्या ये है कि हमको ठंडक कम लगती है और टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। हाँ, और टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। तो हमारा क्या होता है कि रेलवे में कंबल जितना कष्टप्रद है उतना ही नगण्य
और मूर्खतापूर्ण रेलवे का तकिया है। तो खोपड़ी रखो, धस से धस जाती है, पता नहीं चलता कि तकिया पे खोपड़ी है। और वो 1.5 बलिष्ठ का तकिया होता है टोटल। एक करवट में आपकी खोपड़ी जो है लुढ़क के बाहर है, तकिया इधर से उठा हुआ है, आप नीचे हैं, सीसॉ हो रहा होता है मुंडी के साथ में। तो हम क्या करते हैं कि कंबल को तहा के रख लेते हैं, उसके ऊपर तकिया रखते हैं, फिर उस पर सोते हैं। तो ये है। कभी एक समस्या जो है कि कंबलों की ड्राई क्लीनिंग या उनकी धुलाई, जो रेलवे के कंबल हैं वो सामान्य कपड़ों की चादरों की तरह धोए नहीं जा सकते हैं। अगर धोए जाएं तो वो उतने सपाट वैसे दिखेंगे नहीं, वो जाएंगे लॉन्ड्री में ही। और कंबलों का सुखाना एक लंबी प्रक्रिया है। रेलवे में कंबल तहा के वापस लिफाफे में वापस दे दिए जाते हैं, चादरें धुल के आती हैं, तकिए के खोल धुल के आते हैं, और तौलिया जो छोटा वाला मिलता है हैंड टॉवल वो धुल के आता है। ये 3 चीज़ें धुल के आती हैं। लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए, पहले एक चलन था जो बहुत अच्छा था, लोग अपना तकिया लेके चलते थे, अपना चादरा लेके चलते थे। एक वो वाला तकिया उस समय आया था जिसमें फूंक मारनी हवा पड़ती भरने वाला। हाँ, हवा भरने वाला, अचानक आवाजें आती हैं उससे। और वो मिलता ही वहाँ था। कुछ लोग उसके पारखी होते थे कि इसमें कितनी हवा भरनी है, ज्यादा ना हो जाए। हाँ, तना हुआ तकिया अगर रहता था हवा वाला तो आपकी मुंडी टंगी रहती थी, है ना। तो आप गुलगुला तो है लेकिन उसका आभास नहीं, बहुत ही हार्ड उस तरह का हो जाता था। और हवा कम रह जाए तो आप फिर उसी में धंसा हुआ हो जाएगा। तो वो तकिए मुझे बहुत पसंद थे, हालांकि उनसे अजीब सी प्लास्टिक वाली गंध आती थी। तो वो ठीक वैसे ही आती है जो सिकाई वाले प्लास्टिक के वो आते हैं, जो थैलियाँ आती हैं, हीट बैग्स, हाँ, ग्रीन वाले तो, या लाल वाले, नारंगी भी आता है बीच में, योगी जी कपड़ों जैसा, गर्माहट रखता है। वो महक नहीं जाती उस तकिए की, बाय द वे, कितना भी पुराना हो जाए, कितना भी पुराना हो जाए वो नहीं जाएगी, उसकी गंध हमेशा रहेगी। तो कंबल का है यही है कि भैया कंबल को चद्दर मिला के ओढ़ो, क्योंकि रेलवे आपको हर बार धुला तकिया कंबल देगा। ये बहुत ही अतिरंजित विचार है, इसकी संभावना नगण्य है। और कंबल अगर इतनी फ्रिक्वेंटली धोए जाएंगे तो कंबल बचेंगे नहीं, मच्छरदानी हो जाएंगे जगह जगह से उसमें। जैसे कभी आप किसी दोस्त रिश्तेदार के घर जाएं और उनके घर में नया नया बच्चा हो और वो इस तरह की परिस्थितियां बने कि आपको सोना भी पड़ जाए वैसे ही एक कमरे में, तो बच्चा अक्सर बिस्तर पर पेशाब करता है और चादर जो है दिन में 6 बार नहीं बदली जा सकती है। तो वो उस कमरे से होता है, बच्चों के कमरे की एक अलग गंध होती है। हाँ, अलग है वो डिस्टिंक्ट, वो बच्चों के कमरे की गलत। हाँ, वो तो दुधहे बच्चों की अलग गंध है। वो सुलभ शौचालय वाली गंध नहीं है, एकदम उससे अलग है। रेल यात्रियों से मेरा अनुरोध है, या रेल में यात्रा कर रहे हो, इतना सारा बोरा बोरी अटैची ब्रीफकेस सब पैक किया है, एक चादर बढ़िया सा पैक रख कर लो, शाल रख लो, उसके कंबल को ना छुएं, ले ही ना, पैकेट से निकालें ही ना। मैं कभी भी रेलवे का कंबल यूज नहीं किया है। रेल यात्राओं में कंबल से मैं दूर रहा हूँ। चादर बिछा ली या रेक्सिन पे सो गया और 2 चादरें ओढ़ ली, वो बेस्ट है। वो एक रात की बात है, कभी कभी 2 रात की बात होती है। हाँ, मैं 2 रात वाली चलता था, दिल्ली से बैंगलोर जाता था, 2 रात गुजारनी पड़ती थी। बिल्कुल। तो अपन बांसुरी हाँ, की ओर बढ़ना चाहते हैं। आइए। नहीं, और जो ताऊ कह रहे हैं कि कंबल की ज़रूरत रिजर्वेशन में जो नॉन एसी कोचेस है उसी में ज़्यादा हो गई है। और उसमें जो लोग चल रहे होते हैं वो बहुत पर्याप्त सामान लेके एसी वाले भी बहुत लेके चल रहे होते हैं। रेलवे की एक व्याधि है, रेलवे में प्रति व्यक्ति 120 किलो सामान ले जाना अलाउड है, जबकि जब आप हवाई यात्रा कर रहे होते हैं तो 20 किलो, 17 किलो, 15 किलो, हैंड बैगेज में 3 किलो, 5 किलो, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं। विदेशों की भी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में भी 18 किलो, 20 किलो के ऊपर परमिटेड नहीं है, फिर पैसा लगता है। रेलवे ने जो प्रति व्यक्ति 120 किलो दे दिया है, इसमें लोग अपनी पूरी दुकान का सामान 3 लोग रिजर्वेशन कराएंगे और 4 कुंटल माल रख लेंगे। अरे एक आदमी रिजर्वेशन कराएगा, कम से कम 10 सीट के अंदर उसका सामान निकलेगा। कहाँ कौन कौन बोरा होगा, ऊन के गोले, है ना, ये फुलौवा, अंदर चिरैया के पर वाली जैकेट,
है ना, दुनिया जहान की चीज़ें हैं, है ना, प्लास्टिक के डिब्बे, सुतली, तार, पाइप, तांबे की कॉइल, एसी वाली, चश्मे के फ्रेम, टीवी लिए चले जा रहे हैं। अरे बुक करा लो भैया, काहे लिए ब्याज ही बने हुए हो। तो रेलवे में 1000 चीज़ें सुधारने के चक्कर में 1000 चीज़ें बर्बाद कर दी गई हैं। रेल मंत्री या उनका कोई जानने वाला अगर ये पॉडकास्ट सुन रहा है तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप खाना ठीक कर दो, है ना, और तनी स्टाफ का राइट टाइम कर दो। सब दारू बेचती हैं, गांजा पियती हैं ट्रेन में। अब तीसरा काम, ये जो किलोग्राम वाला मामला है, इसको 20, 25, 30 टाइप कुछ कर दीजिए। क्योंकि प्रैक्टिकल यही है कि अगर एक व्यक्ति चल रहा है तो 25-30 किलो से ज़्यादा सामान उठा करके यात्रा नहीं कर सकता है, उसको करने में नहीं चाहिए। कौन सी इसी यात्रा पे जा रहे हो भाई? और अगर शिफ्टर हो रहे हो, कोनो दूसरे शहर जा रहे हो है, तो बुक कर दियो सामान, चला जाइए, होल्ड डाला जाइए 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। आजकल तो बहुत बढ़िया सुविधा ये हो गई है कि आप अपनी मोटरसाइकिल लेकर के रेलवे स्टेशन पे जाइए और उसी गाड़ी में मोटरसाइकिल कोच में है, दूसरे वाले में जो उसमें सामान जाता है लगेज वाला, और उसी गाड़ी में आपकी बर्थ है और आप रेलवे स्टेशन पर उतरिए, चालान दिखाइए बाइक का, आरसी दिखाइए, बाइक लीजिए, किक मारिए, चल दीजिए, वो अलग पैसा बची। बढ़िया है। ठीक है, तो अभी बांसुरी और बांसुरी वादकों पर जल्दी से बातचीत कर लेते हैं, समय कम है अपने पास। बांसुरी पे एक चीज बताते हैं। हाँ, तो उसमें ये भी ना, मैं पूछो भाई के पहले, हाँ, मैं एक तुकबंदी है जो बचपन में हमको कथक सीखते हुए सिखाई गई, वो सुना देते हैं कि बाजी उठ धाई, बाजी देखबे को द्वार धाई, बाजी अकुलाई सुन बंसी बंसीधर की, बाजी ना धरे धीर, बाजी ना पहिरे चीर, बाजिन के उठी पीर बिरहा नल भर की, बाजी कहें बाजी बाजी, बाजी कहें कहाँ बाजी, बाजी कहें बांसुरी बाजी सांवरे सुंदर की, जल को ना घट धरे, मग को ना पग धरे, घर में ना कछु करे, बैठी भरे सांसुरी, एक ही सुनी लोट गई, एक लोट पोट भई, बहुतन के दृगंते निकर आयो आंसुरी, कहें रसनायक सुनो ब्रज बदि बनितान बधी, बधिक कहाए आए भई कुल हांसुरी, करिए उपाय बांस डारिए कटाए, ना ही उपजे को बांस, ना ही बाजे को बांसुरी। वाह। न होगा बांस, न बजेगी बांस। और आपने कथक का जिक्र कर दिया था, तो मैं अपनी कल्पना में इसके साथ बांसुरी और कथक वो कर रहा था। हाँ, बांसुरी और कथक को अलग नहीं किया जा सकता है। अब इसमें मुझे एक कन्फ्यूजन हो गई। न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी, टोटली अंडरस्टैंड। न होगा नौमन तेल, न राधा नाचेगी। तेल पे तो फिसल जाएगी राधा। मैं ना एक जुगलबंदी अभी कुछ दिनों से सुबह सुनता हूँ कभी कभी। जॉन पियर रामपाल एक हुए हैं बांसुरी वादक, और रविशंकर उनका सितार, उन दोनों की जुगलबंदी है। और सुबह की शुरुआत अच्छा लगता है कि उठ के आज उठ गए, ठंड भी होती है तो आदमी बिस्तर छोड़ के खड़ा हो जाता है, चाय बनाने लगता है। बांसुरी की ध्वनि में ऐसा क्या है कि वो बहुत सूदिंग और रिफ्रेशिंग लगती है। ऐसा लगता है कि हर सुबह ऐसे ही शुरू होनी चाहिए बांसुरी के साथ। या तो सितार में भी है वो, पर मुझे बांसुरी में अधिक लगता नहीं, है। लेकिन बांसुरी में का जो माधुर्य है वो श्रेष्ठतम है। सभी स्ट्रिंग्स में आपको म्यूजिक मिलेगा और बहुत सूदिंग लगेगा, वो उसमें झंकार है, उसमें अनुनाद है, ये सारी चीजें हैं। बांसुरी है लेकिन नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। हाँ, लेकिन बांसुरी है तो बहुत ही लेकिन बांसुरी का जो माधुर्य है वो अलौकिक है। वो हवा से निकलता है। हाँ, सांस। ये भी है। और बहुत ही प्रिमिटिव होगा ये। बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब एक बांस लिया, उसमें छेद किए और बजने लगा। कृष्ण के बारे में है ना कि वो बांसुरी बजाते थे और सब गैयाएं जमा हो जाती सब थी, इकट्ठा हो जाते वो थे। आकर्षण। और बिल्कुल। तो गायों को म्यूजिक से बहुत प्रेम होता है। आप गिटार भी बजाओ ना तो गायों को लगता है कि यार कोई धुन तो बज रही है। हाँ, उनको लगता है कोई काऊ आया है। ब्रज की गाय हो तो ले काऊ आए हैं। और वैसे भी गिटार तो गाइज लोग ही बजाते हैं, तो लेकिन ये क्या है के लिए जो अपभ्रंशित शब्द है वो यही काऊ आए। क्या है से मुझे याद आया
कि वो एक जनाब थे, सिगरेट पी रहे थे, तो उनके पास एक जनाब आए पूछने के लिए। अब उन्हें लगा कि हिंदी में पूछूंगा तो अजीब लगेगा, शायद मना भी कर दें, तो उन्होंने पूछा व्हाट आर यू ड्रिंकिंग। तो उन्होंने कहा सिगरेट सर। तो ये बोलते हैं एंड इज और है बंगाल में होता है व्हाट आर यू ईटिंग। हाँ, ईटिंग। हाँ। तो एक बांसुरी का जो पहला रूप था, मतलब जो बांसुरी खरीदने से पहले मैंने सबसे पहले जो बांसुरी बनाई वो पिपीहिरी होती थी, और वो प्लास्टिक की नहीं थी, प्लास्टिक की खिलौने की कुछ चूरन वूरन के साथ मिलती थी। पर उससे भी पहले, सीटी से भी पहले, जो पपीते की डंडी होती है, जो खोखली होती है, उसको काट लीजिए ब्लेड से, और उसमें एक वैसा ही छेद कर दीजिए जैसा बांसुरी में होता है, बीच में, बीच से नहीं, एकदम बीच में नहीं, शुरू में, हाँ। और फिर उसको बजाइए, वो बजती है वैसे ही। इस तरह की पिपीरियाँ बनाई आपने? बहुत पिपीरी बनाई हैं, और बल्कि पपीते की डंडी में एक और एक्सपेरिमेंट है कि डंडी को बाहर हल्का सा ब्लेड से छीलिए, और जो छील के एक पतली सी लेयर आई है उसको आप उसके बीच में डाल दीजिए। अच्छा। हाँ, तो टे ये वाली जो आवाज़ है, हाँ। ये वहाँ से आप अर्जित करते हैं। वाह। जो पहली बांसुरी बनी होगी वो ऐसे ही बनी होगी कि किसी एक रॉड में किसी ने फूंक मारी होगी, बांस में ही मोस्ट लाइक। बांस में ही, बांस है, बेहया है, और पपीता का डंडी है, तो इन चीज़ों में सरकंडा अंदर से खोखला हो जाता है, उसमें भी आवाज़ आती है, उसकी भी पिपीरी बनती थी, तो वो आया होगा। फिर उसमें साउंड के वेरिएशन पैदा करने के लिए उसमें फिर पिल्लू बनाए गए कि हवा को अगर आप आखिर से निकाल करके और पहले से निकालें, या आखिर के साथ वाले किसी बिल्का से निकालें, या आखिर और शुरुआत के बीच के बिल्का से निकालें, तो उसने देखा कि नहीं, ध्वनियाँ बदल रही हैं, ये सब हो रहा है। बहुत साइंटिफिक हाँ, चीज़ है ये। फिर उसमें किसी ने पूरा सुर जानने वाले ने उसमें गणित लगाया होगा कि इसमें सारे गामा पाधा नी सा यहाँ तक का निकाला जाए, उस कन्वीनियंस के हिसाब से फिर उसमें नोट्स बनाए होंगे। तो बांसुरी जो शुरुआत में रही होगी वो सरगम पे नहीं रही होगी, माधुर्य पे रही होगी, ध्वनि पे रही होगी। जय किस राव बॉस, माधुरी नहीं। वो आदमी उसी का खा रहा है। आज तक वो बज रही है, आज तक उसकी वही पिपीरी बज रही है। अभी एक फिल्म देखी मैंने, भूत पुलिस। हाँ, उसमें भी जय किस राव है, और फिर वही हीरो वाला। पूरी जिंदगी उसने उससे निकाली, एक बांसुरी ने निकाली। उनका वो देखा है? और ये जो ट्यून है, ढेला नहीं आता ये जो उसको। ट्यून है, ये ट्यून मतलब आप सोचिए कि हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान को क्या जोड़ता है ये ट्यून। पाकिस्तान में किसी भी म्यूजिक का प्रोग्राम हो, वहां भी आप देख लीजिए तो ये ट्यून बीच में एक बार जरूर बज जाएगा। अरे बीच गाने में बज जाता कव्वाल है ना, मैं तो पिया से बीच में एक लहरा मार दिया है ना, और इसके ऊपर ताली वाली बज जाएंगे, लोग आके नोट फेंक के चले जाएंगे, है ना, फिर वापस दबा के चल दिए, लेकिन बीच में एक लहरा जो है ये वाला जरूर। वो तो उनका भीड़ू वाला वीडियो देखा था आपने? भीड़ू अब अपन को, वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज पे पेड़ लगाने के लिए जागरूकता फैला रहे थे, तो बोले भीड़ू अब अपन को अपने बच्चे लोग का सोचना है ना, टाइगर का भी छोटा टाइगर आएगा ना, तो उनके लिए पेड़ पूड़ लगाने का जागरूकता का वैसा कूल वीडियो नहीं देखा। लेकिन बाय द वे ये कि इसमें पढ़ रहा था ना, इसकी जो धुन है, जो स्वर है बांसुरी का, वो ब्रेन में इस तरह की अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स को आगे आपके वो निकले दिमाग से, इसके लिए वो करता है, और आपके इसीलिए मतलब वो इसीलिए ज़्यादा सूदिंग भी लगता है। हाँ, नहीं, सूदिंग का मामला नहीं है बेसिकली। आप और आप देखेंगे कि बाद में वेरिएशन आए कि मेटल वगैरह के साथ में एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन जितने भी फ्लूट प्लेयर्स हैं दुनिया भर के, वो अभी भी बांस की ही बांसुरी पसंद करते हैं, क्योंकि बांस बहुत लाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, सस्टेनिंग बहुत है बाकी तमाम लकड़ियों की तुलना में, और बांस में अकेले वो क्वालिटी है, एक ऐसी घास है बांस जिसमें कि आप यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग कैविटी इंश्योर कर सकते हैं। बाकी में आपको बहुत ड्रिलिंग, तो आप कोशिश करें कि शीशम से आप बांसुरी बना लें, वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि शीशम इतनी
सघन लकड़ी है कि बांसुरी जैसा आकार देने के बाद भी वो जो रेजोनेंस पैदा होना है ध्वनि हवा को फूंकने से, वो उसमें पैदा होगा नहीं। उसके बहुत लाइट लकड़ी चाहिए। तो बांस उसके लिए एक सबसे अनुकूल ग्रास है। इसका एक और जो नाम दूसरा है ना, क्या है कि जो क्लासिकल फ्लूट है उसमें जो फ्लूट पॉइंट है वो शिफ्ट हुआ, सामने से शिफ्ट होकर के, जैसे शहनाई में अभी भी वहीं से हाँ, है ना। या बांसुरी अकेला वाद्य नहीं है जो कि फूंक पर आधारित है। मतलब सैक्सोफोन सबसे मुश्किल चीज़ दुनिया की वाद्यों में, सैक्सोफोन से शुरू करके और शहनाई या पिपीरी जो है शादी सबसे में जो basic, बजाते हैं, टुन टुन टुन। दुंदुभी बजा करती थी पहले, रणभेरी बजा करती थी, ये सारी की सारी चीज़ें सब वही हैं। तो ये सारे के सारे फ्लूट पे, शंख ध्वनि पर आधारित है। शंख का रेजोनेंस बिल्कुल अलग, बहुत गांभीर्य लिए हुए है, इसलिए वो वाद्य के तौर पे वो इस्तेमाल नहीं होता है। युद्ध कभी बांसुरी से नहीं शुरू हुए, हमेशा शंख से शुरू हुए कि दूर तक वो जाएगा। लेकिन बांसुरी फोक लोर का सबसे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट हमेशा से रहा है, और यकीन मानिए दुनिया में तमाम सारे वाद्यों के जन्म से पहले बांसुरी बनी होगी। उसका नाम भी बहुत सुंदर है, दूसरा वाला मुरली। मुरली बहुत सुंदर नाम लगता है मुझे। मतलब साउथ इंडियन जैसा लगता है मुझे, मुरली कृष्ण। मेले में हमारे बॉलीवुड ने ये सबसे सत्यानाश किया है मुरली के साथ में। हाँ, हर तीसरा दक्षिण भारतीय जो है ना बॉलीवुड में मुरली रहा है। या फिर दोस्त का जो हीरो का दोस्त होता था वो भी मुरली। हाँ, वो मुरली होता था। बांसुरी बेचने वाले जो हैं वो बजाते हैं। हाँ, स्ट्रीट्स पे ना, अभी भी दिल्ली में कोई भी गिटार बेचने वाला गिटार नहीं बजाता, हाँ। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता है, अच्छा खासा बजा लेता है कुछ। तो मैं हाँ। एक कनॉट प्लेस में है, हाँ, वो बनारस मशहूर देश में है, बनारस में दशाश्वमेध पे एक जने हैं, वृंदावन में 3-4 हैं। ये सब दक्ष हैं। और लेटेस्ट फिल्मी गाने बजाते हैं वो, एकदम लेटेस्ट। गजल उनकी जगजीत सिंह की गजलें। जगजीत सिंह गजल, राजा को रानी से प्यार हो गया, बहुत आसान नोट है। शिखर धवन जो क्रिकेटर हैं, वो अभी एक शो पे आए थे, टीवी शो, उन्होंने बजाई थी बांसुरी, होठों से छू लो तुम। वाह। वैसे आपने तेज प्रताप यादव की बांसुरी सुनी है? हाँ, सच में वो बजाते हैं। हाँ। बजाते हुए ये नहीं, भी सुन कहते के हैं कि हम कई- बजा रहे हैं, आप फोटो ले सकते हैं, बता देते हैं वो कि आप फोटो, और उसके बाद बजाते हैं, ठीक बजाते हैं। आता अरे है। वो तो अद्भुत है। उनके चेले तो और भी अद्भुत है। अभी एक वायरल हो रही है वीडियो, नाम उनका बस हनुमान जी वाला रखा गया जिसमें है। वो अपने एक चेले को चाट देते हैं, तो वो उसको प्रणाम करके खाता है, फिर अपने सिर से लगाता है। लेकिन कुछ अच्छे रिकमेंडेशन, मतलब हरिप्रसाद चौरसिया का ही हरिप्रसाद नाम लोग चौरसिया ज़्यादा जानते अद्वितीय हैं। हैं। और अजय प्रसन्ना। हाँ, प्रसन्ना की बांसुरी बहुत अच्छी है। लेकिन हरिप्रसाद चौरसिया के लिए खास तौर पे इसलिए क्योंकि जो आज का क्लासिकल म्यूजिक है इंस्ट्रूमेंटल, उसमें 2 दोस्तों ने कमाल का अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को बरता है, और उनकी जुगलबंदी कमाल की रही है, अद्वितीय। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी पर, और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर। इन दोनों ने फिल्मों में भी बहुत संगीत हाँ, दिया, दोनों ने और मिलकर इन्होंने यश पेल चोपड़ा का की संगीत, फिल्मों में। हाँ, पेल का संगीत दिया इन लोगों ने, और भक्ति संगीत से लेकर के और घोर क्लासिकल संगीत से लेकर के और फिर सुगम संगीत तक इनकी बहुत तूती बोली है। हरिप्रसाद चौरसिया के बेटे वो भी फ्लूट पे ही हैं, और वो भी बहुत बढ़िया फ्लूट बजा रहे हैं। फ्लूट में एक अफ्रीकन उसका वेरिएंट आजकल गोवा वगैरह में बहुत पॉपुलर हो रहा है, और यूरोप में भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, और अब ऑस्ट्रेलिया में भी उस तरह के फ्लूट जैसे वाद्य पॉपुलर होते हैं। उसमें बेसिकली क्या है कि काफ़ी मैच्योर बांस एक लेकर के, काफ़ी पुराना और मैच्योर बांस लेकर के, और उसकी लेंथ कुछ 6 फीट या 8 फीट होगी, और उसमें फिर वो मुंह से लगातार हवा भरते रहते हैं, और एक समय के बाद में वो ये इस तरह की ध्वनियाँ, तो वो रिजोनेटिंग साउंड्स निकालने का आजकल बहुत चलन चला है। ये वाद्य आपको ऑस्ट्रेलिया के जो ट्राइब है, जो वहाँ के इंडिजिनस, हाँ, जो उनके इंडिजिनस हैं, वो भारतीय हैं। हाँ, इंडिजिनस उनको इसलिए बोला जाना चाहिए क्योंकि वो इंडिक है। इंडिक्स है। तो यहाँ से पैदल चले गए थे शायद। नहीं, कोई लोग, थ्योरी ये है कि ये प्लेट टूट के अलग हुई,
इसलिए वो कुछ नहीं, वहाँ उस पे रह उस गए समय तो हैं। आदमी नहीं थे। मतलब यहाँ से जैसे Metatherians थे इंडोनेशिया वहाँ के जो पे। डिफरेंट छोटे छोटे द्वीप है ना, होते 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 ईस्ट तिमोर होते हुए वो गए थे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे प्रमुख कुत्ता है डिंगो, जो वहाँ का लोकल कुत्ता है, हमारा जैकिया है। वो बिल्कुल जैकिया है। वो एक साथ में गया होगा उनके। हाँ। जो फैमिली मैन जो वेब और सीरीज हमारे है, यहाँ ऑस्ट्रो एशियाटिक जो लैंग्वेज है, जो ऑस्ट्रेलिया जो लैंग्वेज है, वो झारखंड में बोली जाती है, वो बंगाल में भी छोटी जगहों पर बोली जाती है, नॉर्थ ईस्ट में भी एक स्टेट में बोली जाती है। ये ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज से लिंक्ड है, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे एक द्रविडियन लैंग्वेज पाकिस्तान में बोली जाती है। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान में एक इलाके में द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं लोग। कोई लॉजिक नहीं है, पर ये माना जाता है कि हड़प्पा के टाइम से ही वो ब्राह्वी बोलते हैं उसको। वो बलूचिस्तान में ब्राह्वी लोग हैं, वो द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं, जो हमारे यहाँ सिर्फ 5 दक्षिण के राज्यों में बोली जाती है। बीफम कटकम। और वहाँ से नीचे श्रीलंका में सिंघला है, जो मराठी से रिलेटेड है। बहुत अजीब विभाजन हुआ है। हाँ, वो जो फैमिली मैन जो मनोज वाजपेयी मनोज वाजपेयी हाँ, वाली। तो उसमें जो उनका बच्चा है मनोज वाजपेयी का, वो पूरी सीरीज में बांसुरी ही सीखने की कोशिश कर रहा होता है और बहुत ख़राब बजाता है, याद है आपको? हाँ हाँ। और उसमें फिर वो अपनी पत्नी से उनका जो है बहस हो जाती है किसी बात पे, और गुस्से में होते हैं तो उनके मुंह से निकल जाता है, यार उसी में वो बजा रहा है पीछे। कहते हैं, यार तुझ पे तो बेकार पैसा खर्च हो रहा है, तेरे को मैंने चाहा भी नहीं था, तू गलती से पैदा हुआ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ असल मुद्दे पे। बहुत सारे लोग बांसुरी, चूंकि उनको लगता है कि बहुत आसान होगा, हाँ। उसमें 7 तार वार चालू हो नहीं है, हारमोनियम को 32 हाँ। बटन नहीं है। और इजी टू कैरी है। हाँ, बहुत सारे लोग फोकट में खरीद लेते हैं और बेकार का 6-7 दिन तक कोशिश करते हैं। अरे बांसुरी ताऊ केवल ये नहीं है, मेले में हमारे बचपन में हमको याद है, मेला में बांसुरी खरीदना एक अनिवार्य क्रिया थी। मेला में गए हैं तो बांसुरी वाला खोसे हुए। और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कितने लोग इरिटेट होते होंगे, जो कि मेले से घर तक वो बजते जाती थी। हाँ। और फिर 3 दिन तक बजती थी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में घर में पैदा हुआ हर बच्चा कन्हैया दिखता है। हाँ, 1 साल का हुआ नहीं है, जन्माष्टमी आई, 7 महीने की लड़का है, हम्म। सीधे खोपड़ी मोरपंख खोस दिए उसकी, एक ठे गेटिस लगा के। जो गेटिस में बता दूं, रबर बैंड को कहते हैं कानपुर में, लोग समझेंगे नहीं। इलास्टिक हाँ, है ना, गेटिस। जो नाले में भी इस्तेमाल होता है, लोअर ओवर में, हम्म। उसमें एक मोरपंख उसके साथ नत्थी करके खोपड़ी में। और आजकल रेडीमेड वाली 55 धोती आ गई है। धोती आ जाती पीली वाली, बस पहना दिए। अब मम्मी की एक मोती की माला गले में डाल दियो, एकदम एक मुरली हाथ पकड़ा के फोटो इंस्टाग्राम हरा एकदम। मार दादी नानी एकदम करेजा निकाल न्यौछावर करे दे रही, हमारे घर कन्हैया भय है। 14 साल की उम्र जब वो कन्हैया होता है ना, ब्याह ही हो जाता है समाज के लिए। हाँ, वो जब बजाने की कोशिश करता है बांसुरी ना, बहुत ही खराब है। छोटा वाला तो वो नहीं बांस बजाता, हो लेकिन चुका होता है, हाँ, बांसुरी नहीं होता, वो बांस हो चुका तब होता लगता है कि बांस नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ उत्तर इसलिए हमने प्रदेश कहा में, उपजे दही बंस बेली, बाजे दही बांसुरी। उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत है ना, जहाँ से अभी वरुण गांधी सांसद हैं, माँ बेटी ने सीट बदल ली थी, तो वहाँ वो बांसुरी के कारोबार के लिए वो जगह जानी जाती है। और वहाँ का एक नरकुल बांस होता है जिससे बजने बहुत वाली बांस- मशहूर है। हाँ, वो जाता है बाहर तक, एक्सपोर्ट होता है। लेकिन एक कहावत है बांसुरी पर कि जब रोम जल रहा था तब नीरो चैन की बांसुरी बजा रहा था। वैसे तो ये मेटाफर है, क्योंकि इसमें बड़े हिस्टोरिकल वो हैं कि तब बांसुरी थी भी या नहीं, पर वैसे भी मुझे ये लगता है कि नीरो बांसुरी रही होगी। हाँ, बांसुरी रही होगी, इजिप्ट से चली गई होगी, क्लियोपेट्रा के दरबार में बांसुरी वाले थे, पहुंच गई होगी। कोई सम फॉर्म ऑफ श्वास का इंस्ट्रूमेंट कुछ होगा। नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि वो स्ट्रिंग्स और ये फ्लूट को डेवलप कर चुके थे तब तक, रोमन एम्पायर के टाइम में। रोमन एम्पायर का इतिहास को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो जो एक धनुषाकार एक फ्रेम होता था जिसमें स्ट्रिंग बंधी होती थी, उसको और नीरो बहुत पुराना नहीं है ना, उस समय बांसुरी हर जगह होगी। पर नीरो पता नहीं आप लोग समझेंगे नहीं, नीरो से MP3 की CD बर्न की जाती थी। हाँ, अरे सबने नीरो तो अच्छा किया है हमारे ना, बस डेस्कटॉप पे था, हमारे जनरेशन का फायदा यही बॉस। हाँ। अपन ने हीरो भी देखा है, नीरो भी देखा है। और चैन की बांसुरी ना नीरो बजा रहा था, मतलब मुझे लगता है चैन से बांसुरी बनाना बड़ा मुश्किल है, चैन से वायलिन तो बनाया जा सकता है। तौबा ये है। तौबा। लेकिन अच्छा, एक बात बताओ, अगर जब रोम नीरो जल रहा हो, आप क्या करेंगे?
और रोम में पानी की बहुत क्राइसिस थी। रोम, मेरा रोम रोम जल रहा है कुछ, मैं सोच रहा हूँ नहीं आपको नहीं, मैं कोई पन नहीं कर रहा हूँ, मैं सही में कह रहा हूँ कि आप नीरो होते और रोम जल रहा होता तो क्या उखाड़ते आप? रोम जल रहा है, बांसुरी बजाइए। जीवन में यही ध्यान रखिएगा, अपना घर जले तो पानी लेके आने का, लेकिन कोई संभावना ना दिखे तो बांसुरी बजाने का। बांसुरी बजाने का। मुझे टॉम मुझे जब इसीलिए पसंद है। टाइटैनिक डूब रहा था ना, तो वो म्यूजिशियन क्या कर रहे थे? म्यूजिक प्ले कर रहे थे। अब तो जाना ही है। अवधि में एक लोकगीत है निर्गुनिया, आग लगी हमरी मलहिया माँ हम गई बे मल्हार, हम्म। है ना। वाह। और फिर बाद में सूफी रवायत से जो पद निकल के आए उसमें यही है, जो घर फूका या अपना चले हमारे साथ। जो क्या जुल्मतों के दौर में ही गीत गाए जाएंगे। हाँ, जुल्मतों के दौर में ही गीत गाए जाएंगे। जब रोम जले तो बांसुरी बजाओ। चैन की बंसी बजे। मेरा फेवरेट कैरेक्टर टॉम है, टॉम एंड जेरी में। टॉम के साथ ये जब उसने देख लिया है कि उसको लाके उसकी पूंछ को रेलवे ट्रैक पे जेरी ने बांध दिया है और ट्रेन आ रही है और अब उसके नीचे कुचलना ही है, तो वो आंख पट्टी बांध करके सिगरेट जला लेता है। लेट देयर बी लाइट। तो ये हमारे एक मित्र है जो इसी टीम में थे, और एक दिन रात में हम मैं होता तो आंख नहीं बंद करता। हाँ बस ये भी। बाकी फ्लाइंग स्क्वाड वाली मुद्रा नहीं, आंख बंद करना बहुत जरूरी है वैसे था। अगर अपने अंदर की कब्र बिज्जू जीवित रखना है तो आंख बंद करनी पड़ेगी, जो आएगा देख, जो होगा नहीं, पर देखा आप जाएगा। उतना पास से ट्रेन को कब देख पाओगे? ताऊ का ये है ना कि जब अपनी पूंछ से गुजरते हुए वो ट्रेन को लेंस। देखने का आनंद, डर तो होना ही है, आंख बंद हो या खुली हो। वाह। ठीक है, तो चिट्ठियां ले लें। हाँ, पहली चिट्ठी, बहुत सारे पीडीएफ में चिट्ठियां आई हैं, उनके मैं प्रिंट निकाल करके लाया हूँ। पहली चिट्ठी। और बहुत लोगों से, सारी लेकिन एक बात मुझे कहनी हाँ। है, लोगों से हमको इतना ही कहना है कि ये अपने बच्चों में कन्हैया देखना जो है ना बंद कर दीजिए, और मेले में 10 रुपए की बांसुरी जो आप खरीदवा देते हैं, पूरी दुर्गा पूजा दशहरे का मेला सत्यानाश हो जाता है। चारों तरफ टे टे पी पू पा की कू, एकदम नरक काट दी, लगता है एकदम कुंजिका स्त्रोत पढ़ा जा रहा है दुर्गा सप्तती का, अकच्छ हो जाता है। अकच्छ हो जाता है। अब वो वहीं तक नहीं मानते हैं, घर आकर के भी वही आजी जो बांसुरी लिया हुआ नाती बहुत सुंदर लगता है, 3 दिन में लगता है कि ब्याह हुई गा है। हाँ, और एक बांसुरी में पीछे बलून लगा होता था। हाँ, वो और है। मैं नागिन तू सपेरा, है ना। वो फूल जाए तो फिर वो रिवर्स में भी बजता था। हाँ, वो तो सबसे गजब है। ठीक है। एक बांसुरी लेकिन वो बड़ी फनी होती है, जो ये जन्मदिन वाली होती है, हम्म। वही में फूक मारो तो मेढक की जीभ की तरह कुछ लिपटा रहता है, हाँ, और वो सीधा हो खुलता जाता है ना। तो लौंडे आवाज नहीं चेज कर रहे होते हैं, कितनी दूर तक गया और कितनी देर तक टिका रहा और फिर आया लपक के वापस, है ना। पुरानी बीमारी इसमें वो और ज्यादा बजाते हैं उसको। लंग्स टेस्ट करते हैं। हाँ, ये पूरा का पूरा जो चितरंजन पार्क का इलाका है दिल्ली का, इसमें आप दुर्गा पूजा में जा नहीं सकते हैं, आपको वापस आके 2 डिस्प्रिन खानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे, हर बच्चा यही कर रहा होता है। भोंपू तो बच्चों को बांसुरी पसंद है तो सीरियसली कहीं सिखवाइए, वरना जिनको बजाना आता है उनकी बजाई हुई बांसुरी सुनिए, उससे बढ़िया संगीत कुछ नहीं है। इसलिए बांसुरी के संगीत का आनंद लेने के लिए उसको थोड़ा सम्मान दें। अपने बच्चों को अननेसेसरीली बांसुरी मत खरीदवाएं। आपको अपना कन्हैया बहुत प्रिय है, वो कन्हैया समाज के लिए बांस हो जाता है, उसको कन्हैया न बनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र की जय। पहली चिट्ठी आज की है, और आज बहुत सारी नई चिट्ठियां हैं। पहली चिट्ठी है शार्दुल विक्रम सिंह की। ये छात्र हैं मुंबई में, और इन्होंने अपने परिचय में लिखा है नया नया 3 तालिया। पाणिनी बाबा, कमलेश ताऊ और कुलदीप सरदार को जय हो जय हो जय हो। मैं शार्दुल विक्रम सिंह, मूल निवासी चंदवक जौनपुर, फिलहाल माया नगरी बॉम्बे निवासी। अभी मुंबई यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी में परास्नातक का छात्र हूँ। मैंने 3 ताल 95वें कड़ी से क्रिसमस की छुट्टियों में सुनना शुरू किया और अब तक पीछे से 65वें कड़ी तक पहुँच गया हूँ। पिछली कड़ी में आपने लकड़बग्घा और सेहुआर के बारे में जिक्र किया तो मुझे अपना अनुभव याद आ गया। मेरा गांव गोमती नदी के किनारे, और 2004 की गर्मी में हमने भी पहली बार लकड़बग्घे का सामना किया था। तब पता नहीं कैसे हम और मेरे 3 भाइयों ने गमछा नचाकर हो करके अपनी जान बचाई थी। हमारी तरफ लकड़बग्घे को हुंडार कहते हैं, जौनपुर और बनारस की तरफ। पिछले एपिसोड में आपने युवाल नोआ हरारी की किताब का जिक्र किया तो मुझे भी कुछ पुस्तक के सुझाव देने का मन किया। नई किताबों में जितनी माटी उतना सोना, अशोक पांडे की किताब बहुत ही दिलचस्प है। उसमें रन जनजाति भोटिया के जीवन की एथनोग्राफी को बहुत ज़मीनी स्तर पर अध्ययन किया गया है।
पिछले शनिवार को मुझे NCPA मुंबई में पहली बार सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा सुनने का मौका मिला और उसमें मैंने पहली बार जीवन में सैक्सोफोन को देखने को मिला, जो बहुत ही हसीन लम्हा था। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग भी भारतीय शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न म्यूज़िक, जो कि सिनेमा वाला ना हो, उस पर भी चर्चा करें। हमने अपने शास्त्रीय संगीत में रुचि संकट मोचन मंदिर में बिस्मिल्लाह खान साहब को सुनने से शुरू की थी। आप भी अपना अनुभव साझा कीजिए हम सभी से। आपका शुक्रिया। शार्दुल विक्रम सिंह पब्लिक पॉलिसी में पढ़ाई कर रहे हैं मुंबई से। वाह, ये नए नहीं रहे, तो नहीं, बहुत और पुराने हो पहले भी गए। लिख चुके हैं। हाँ नहीं, पहले पीछे जा चुके हैं, 65 हाँ, मतलब एपिसोड चले गए हैं पीछे। हाँ। तो बहुत 95 से जबरदस्त। 65 तक पीछे जाके सुन चुके हैं। वाह, तो और शास्त्रीय संगीत पे तो बाबा कभी न कभी आज थोड़ा करेंगे, बोले हाँ। हैं। नहीं, हम आगे लोगों ने बोलेंगे। बीच बीच में शास्त्रीय संगीत पे कई बार चर्चाएं की हैं, और थोड़ा सा फागुन आने दीजिए हाँ, तो आएंगे, ये बात है ना। जरा चेसू फूल जाए, अभी केवल सरसों फूली है गुरु। लिखते रहिए शार्दुल भाई, बढ़िया चिट्ठी है आपकी। पुष्य मित्र अगली चिट्ठी है, इनका पेन नेम है, इन्होंने बताया है। ये जबलपुर में रहते हैं और सतना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने भी PDF में चिट्ठी भेजी है। देखिए फिर चक्र, आज का 3 ताल शुरू ही जबलपुर से हुआ। हाँ, बाबा, ताऊ और सरदार को सादर प्रणाम। 3 ताल का एकदम नया मुरीद हूँ और अभी केवल 2 नए एपिसोड सुने हैं। आपकी बातों का प्रवाह बड़ा अच्छा लगता है, साथ में ज़मीन से जुड़ा हुआ बाबा का खालिस अंदाज, ज्ञान की रोशनी में डूबे हुए ताऊ के कटाक्ष और दोनों को बार बार भूतकाल से खींचकर वर्तमान में लाने के सरदार के प्रयास एक अलग ही समा बांध देते हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ ही बैठकर या टहलते हुए आपका 3 ताल सुनता हूँ और अगले रविवार हम दोनों की वार्ता का विषय भी यही रहता है। 3 ताल के श्रोताओं के पत्र सुनकर लगता है कि मैं थोड़ा उम्र दराज श्रोता हूँ, शायद इसलिए ही बाबा का पुरानी यादों में खो जाना बहुत पसंद आता है। पिछला एपिसोड जो कि सिनेमा घर के बारे में था, दिलो दिमाग में बहुत गहरे बैठ गया है। इतनी सारी यादें आपने फिर से ताज़ा कर दी, जिसमें हमने साथ में शादी से पहले, बाबा सही सोचे हैं, हमारा प्रेम विवाह हुआ है, ब्रैकेट में लिखें। हमने साथ में शादी से पहले जो पहली फिल्म देखी थी वो भी याद आ गई, जिसका कि नाम याद नहीं और देखा क्या वो भी याद नहीं। स्कूल के समय का एक वाकया कहना साथ में पहली फिल्म देखेंगे तो फिल्म कहाँ से याद हो? मतलब इवेंट इम्पोर्टेंट नहीं रहता ना। फिर स्कूल के समय का एक वाकया कहना चाहूँगा। जब मैं कक्षा 9वीं में था 1996 में, और पहली बार स्कूल से भागकर सनी देओल वाली घातक पिक्चर देखने गया था। बहुत सही। चित्र मंदिर सिनेमा स्कूल के पीछे वाली बाउंड्री से कूदने के बाद, देखिए, घातक याद है और वो याद नहीं। हाँ, अगर वो याद रहता तो फिर घातक बात होती। ये कितना घातक काम कर रहे हैं स्वयं के साथ। ताऊ ने बोला अगर वो याद रहता तो घातक बात होती। चित्र मंदिर सिनेमा स्कूल के पीछे वाली बाउंड्री से कूदने के बाद लगभग 1 किलोमीटर ही था, लेकिन ज़मीन का लेवल ऐसा था कि स्कूल के अंदर से बाहर कूदा जा सकता था, लेकिन बाहर से अंदर कूदना नामुमकिन था। इसलिए वापसी में स्कूल में घुसने का एकमात्र रास्ता मेन गेट ही था, जहां चौकीदार रामाधार का पहरा रहता था। ये रामाधीर के छोटे वर्जन। पिक्चर के बाद हम लंबा रास्ता लेते हुए, वक्त ज़ाया करते हुए आते और गेट के बाहर कहीं कोने में छुपे हुए छुट्टी होने का इंतज़ार करते, और जैसे ही 5:15 पर गेट खुलता हम गोली की तरह अंदर जाते, लौटने वालों की भीड़ में गुमसा होते हुए, और अपना स्कूल बैग लेकर रॉकेट की तेज़ी से साइकिल लेकर बाहर आ जाते। हमारा ये सिस्टम लगभग 3 साल चला और इतना सेट था कि कभी किसी ने पकड़ा नहीं। बाबा के प्रश्न पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सिनेमा का जो जुनून था वैसा अब किसी और चीज़ के लिए नहीं, क्योंकि पहले मनोरंजन के साधन सीमित थे और अभाव में जो दिव्यता की अनुभूति है वो प्रचुरता में संभव ही नहीं। अंत में एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि स्कूल से भागकर फिल्में देखना बुरी बात नहीं है। जय हो। 3 तालिया पुष्यमित्र ब्रैकेट में उपनाम, भारतीय रेल कार्मिक सेवा 2010 बैच, वर्तमान में जबलपुर में पदस्थ, गृहग्राम। जी, कम्बलों की बात हमने की। सुन लिया होगा इन्होंने कुछ न कुछ कार्रवाई। आपने बोला भी था भारतीय रेलवे से कोई सुन रहा हो। लीजिए, गृहग्राम कोठी, जिला सतना, मध्य प्रदेश। भैया पुष्यमित्र, हमारी बातों ने आपके यादों के पिटारे खोल दिए, अब आपकी बातों ने हमारे यादों के पिटारे खोल दिए। लेकिन बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन हुआ करता था। आप घुसते थे भीड़ बनकर और हम जो है उसी तरह का एक स्ट्रगल करते थे सिनेमा देखने के लिए। और हमारे यहाँ भी एक रामाधार ही होता था। यही था कि आप पकड़े नहीं गए। हम लगभग रोज पकड़े जाते थे। यही मलाल है। हम भी, मतलब हम एक बार पकड़े गए, कूटे गए,
उसके बाद से मडगार्ड पे हमने कभी स्टैंड का टिकट चिपकाने नहीं दिया। हमारी किस्मत ऐसी रही कि अपन इसलिए शायद अब गलत और काम अगर करते ही कभी नहीं वो हैं। चिपका दे तो पहला काम ये होता था कि सिनेमा हॉल के स्टैंड से साइकिल निकालने के बाद में जो पहली दुकान होती थी चाय की, उसके यहाँ साइकिल लगा के सबसे पहले एक मग्गा पानी लेके उस पर टिकट पे डालते थे। 5-10 मिनट में 2-3 बार पानी डालने के बाद वो टिकट फूल जाता था, तब छूटता था साला, नहीं तो किरिच रह जाती थी उसकी। और नीले मडगार्ड पे मटमैले कागज की किरिच दिख ही जाती है। उसके नीचे का आटा हाँ ले जो वो गोदी से उसमें लपेट करके, गोदी हमारी तरफ लकड़ी को कहते हैं अवध में। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ज़्यादा दीगर है कि जो लोग भाग करके सिनेमा देखते हैं वो कुछ बर्बादी नहीं करते हैं। ये एकदम सही बात है। और 3 ताल में इसका आद्योपांत चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की कि भैया आप एक OTT प्लेटफॉर्म पे कोई एक हिस्ट्री के रेफरेंस की या सोशल इशू पे या किसी एक समय के कंस्ट्रक्ट के ऊपर जब कोई धारावाहिक, कोई सीरीज़ या कोई फिल्म देखते हैं तो यकीन मानिए कि उस फिल्म या उस धारावाहिक के पीछे 20-25 किताबों के रेफरेंसेस, कपड़े कैसे थे, खाना कैसा था, पहनावा कैसा था, गाड़ी किस तरह की थी। अब कोई ये थोड़ी दिखाता है कि पोलो लेकर के 1965 में महात्मा गांधी की रैली में जो है जाकर के लोग खड़े हैं, या इंदिरा गांधी या नेहरू के टाइम पे खड़े हैं। गाड़ियाँ भी वैसे अरेंज की जाती हैं, कपड़े भी वैसे अरेंज किए जाते हैं, तैयारी उस तरह की जाती है। तो सिनेमा हमेशा कुछ सिखाता है, और कुछ ना सिखाएगा तो मज़ा तो आता ही है। और बिना ऊटी गए मिथुन का होटल मोनार्क देख लेना और एक कर्मचारी का फोन पर पुलिस को कहना कि हेलो पुलिस, होटल मोनार्क में मर्डर हो गया है क्या है, अनुभव ही है। अगली जो चिट्ठी है उससे 3 ताल का एक और चक्र पूरा हो गया है। 3 ताल इसी बात के लिए जाना जाता है, चक्र पूरा करने के लिए। अगली चिट्ठी का मैं नाम पता करता हूं। हम नाम बदल के हम सोच रहे हैं चक्रपाणी डाल देंगे लेकिन एक बहुत मलिच्छू बाबा है चक्रपाणी नाम। तो चिट्ठी है प्रिंस सिंह की, परसदेपुर थाना डीही जिला लाइब्रेरी से। हाँ तेरी की, ये तो खतरनाक। परसदेपुर से चिट्ठी आ गई है। परसदेपुर यहाँ से निकला हुआ मीम था। टंटापुर वालों को खुला चैलेंज है प्रिंस ऑफ परसदेपुर। हाँ, तो इन्होंने लिखा है, नमस्ते बाबा, ताऊ और सरदार। 3 ताल की गंगा में मेरी लेखनी का ये पहला दीप प्रवाहित कर रहा हूँ। मैं प्रिंस सिंह, परसदेपुर थाना डीही जिला लाइब्रेरी से ताल्लुकात रखता हूँ। हालांकि लाइब्रेरी को यहाँ के पुरनिया, मनई, बरेली और हम लोग रायबली कहते हैं, जैसे सरदार के सुल्तानपुर को सुल्तापुर कहते हैं। अब अक्सर कोहरे भरी इन रातों में पहले कॉफ़ी बनाई जाती है, फिर फ़ोन पर स्पॉटिफाई का काला हरा आइकन टीप के कॉफ़ी और 3 ताल का रसा स्वादन एक साथ लिया जाता है। वाह। ताऊ फिजिक्स में टॉर्क का सिंबल होता है जो दिशा परिवर्तन कर देता है। वैसे ही ताऊ ने मेरे सोचने के तरीके को बदला है, चीज़ों को नए चश्मे से देखना सिखाया है। और बाबा तो अपने ही आदमी हैं, फुल ऑफ लाइफ। मुझे कम पता है, टॉर्किक है ना टॉर्क को टॉर्क करता ही रहता हूँ मैं। हाँ, मुझे कम पता है, बट माय पिताजी नोज टंटापुर वेरी वेल। बाबा जिस निनाय का जिक्र करते हैं उसका पूरा नाम निनाय 12 है। निनौती निनाय के न्योते अक्सर हम धान गेहूं की टोकनी के बदले लेते रहे हैं। दुनिया भर का परपंच कर लेने के बाद इस पत्र को विराम देते हुए अनजान लेखक का घनघोर पॉपुलर शेर अर्ज कर रहा हूं कि डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, अपना 3 ताल लाखों में एक। तेरी की भाई साहब, पत्र को एपिसोड में जगह मिली तो ये नाचीज फिर से कलम उठाएगा। जय हो, प्रिंस सिंह, परसदेपुर थाना डी जिला लाइब्रेरी। वाह प्रिंस भैया, तो आप पता नहीं गांव में रहे हैं कि नहीं रहे हैं। नहीं, और ये एकदम सही कहा कि हाँ, होंगे। लेकिन ये इन्होंने एकदम सही बताया, क्योंकि हम लोग निनाय वालों को निनाय वाले नहीं कहते हैं। 12 मैं नाम बता रहा हूँ केवल। 12 जो है हमारे पटीदारों का गांव है। तो जब होता था कि वो आए नहीं जगदीश ताऊ जी, तो जगदीश ताऊ जी 2 हैं। एक डीह में भी जगदीश ताऊ जी थे, एक ये ताऊ जी, तो 12 वाले। तो वो 12 नहीं है, 12। 12। हाँ, तो 12 जो है, और 12 तक परसदेपुर से जो 2 कोस 6 किलोमीटर हम लोग पदयात्रा करके पहुंच जाते थे। वाह। ब्रह्मभोज खाने।
भाई अब कलम दोबारा उठाइए, चिट्ठी शामिल हो गई है और मजा आया हमारे आपसे पढ़ के। पिताजी के जीते जी और उस दहलीज पे हमारे बाना वाले जगदीश ताऊ जो हैं, हमेशा पूरी छानने का काम, मेरे गांव का जितना अनुभव है 20 वर्षों का, उसमें पूरी जगदीश ताऊ जी ही अपना एक चुनौती रखते थे। वो चुनौती दबाई, शाम वाणी, दुबले पतले, लगभग 6 फीट, बहुत ही शांत चित्त के व्यक्ति, हाथ में कलावा, पीठ पे सफ़ेद और काले बाल, सीने और पीठ पे, और उनमें उलझा हुआ एक जनेऊ, धोती और नंगे पैर, बांस की 2-2 पैंची चीरे वाली लिए हुए, वो सुहारियों को तैरा के, पकड़ के, उठा के, और फिर वो खैंची में रख रहे होते थे। एक्सपर्ट थे खाने के, जैसा भी बनाए लोग खाते थे। मुझे बस एक ही चीज़ अच्छी लगती थी ब्रह्म भोज के या इस तरह के खाने का, जो सबसे आनंदित करने वाला पक्ष था वो ये था कि लोहे की नाव जैसी बड़ी कलाहियों में वो इतने मोटे मोटे, मतलब आप सोचिए कि 80 से 100 ग्राम का एक पीस होता था कद्दू का, और आलू पहले उबाल लिए जाते थे। आलू कटता नहीं था छील के, छीलने में बहुत टाइम लगेगा, तो आलू अगर नया आलू है तब तो कुछ सोचने नहीं है, बोरा से रगड़ के उसको एक बार धो देना है और 2 पीस कर देना है। नहीं, अगर मजबूत चमड़ी का आलू है, पुराना है, तो आलू को उबलवा देना है और सब लौंडे लफाड़े मिलकर उसको छील डालेंगे। उसके बाद वो आलू उसमें फेंक दिए जाते थे, चोट खा के वो बिखरते रहते थे, और कद्दू जो है नमक पी पी करके पिघलता रहता था। और ये दोनों उस बड़ी नाव जैसी कड़ाही में नीचे बीच बीच में लगने लगते थे, क्योंकि चैले, आम और बबूर के हौके रहते थे। उससे एक सौंध पैदा होता था, और ये हल्का सा स्मोकी टेस्ट वाला, बहुत संयमित नमक का गुड़ में पका हुआ और केवल धनिए के मसाले में तैयार हुआ ये जो कद्दू होता था ब्रह्म भोज का, ये अलौकिक होता था। बकिंघम पैलेस में पम्पकिन का सूप एस्पैरेगस के साथ में सर्व किया जाता रहा है तमाम सारे गेस्ट को। उसमें स्क्विड्स के रिंग्स काट के डाले हुए, कभी प्रॉन्स के साथ में ड्रेसिंग किया हुआ, लेकिन परस्तेपुर के कद्दू के बराबर नहीं था। बाबा जो है खाने की बात खींच कर ले आते हैं निनाय में और कहते हैं परोस दे पुर। पूर परोस थे। अगली चिट्ठी भाई लिखते रहिए। हाँ, धन्यवाद प्रिंस भाई। अगली चिट्ठी आकाश त्रिपाठी की, पेरिस फ्रांस से। तो ये दूसरे हमारे लिसनर हैं जो हमें फ्रांस से चिट्ठी लिख रहे हैं। एक नीस में है अपने भाई साहब। हाँ, और ये पेरिस में है। ताऊ बाबा और सरदार, आप तीनों को जय हो। 3 ताल के बारे में ट्विटर की एक चर्चा में सुना था, जहां बाबा बारात और जनवासे की बात कर रहे थे, और वहीं से ये मुझसे कनेक्ट कर गया। तब से मैं इसको निरंतर सुन रहा हूँ। पत्र लिखना बहुत पहले से चाह रहा था, किंतु यही सोच में था कि लिखूंगा क्या। तो मैंने सोचा कि ये झिझक जाए भट्टा की कोलियाँ में। मेरी दादी अक्सर यही बहुत कहती सही। मैं मूल रूप से प्रतापगढ़ का हूँ, किंतु वहाँ स्थिर रूप से रहने का मौका नहीं मिला। मुंबई, चंद्रपुर, पुणे, पोलैंड के बाद पिछले 4 साल से पेरिस में रह रहा हूँ। वेल, कंसीडर दिस एज आइस ब्रेकर बिटवीन अस। मुझे हिंदी, अवधी, फ्रेंच, मराठी लिखना भी आता है और पढ़ना भी, लेकिन डिजिटली मैंने कभी लिखा नहीं। मैं आप तीनों का फ़ैन हूँ। कुलदीप भाई को बीबीसी के दिनों से जानता हूँ। एंड बाबा एंड ताऊ आर सिक, ब्रैकेट में लिखा है बीमार नहीं, सिक। थैंक्स टू ताऊ फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू रिकी जर्वेज। आकाश त्रिपाठी, पेरिस। बहुत सही गुरु। आकाश बाबू पत्र जब लिखे हैं, तो अगर आप ये प्रसारण इस बार वाला 3 ताल का सुने, तो भारत की सर्दी और पेरिस की सर्दी में क्या फ़र्क है, ये है बाकी तमाम 3 तालियों और हम लोगों को बताने के लिए एक पत्र इस पे लिख मारी है। बिल्कुल। इस बार तो अद्भुत हाँ, है कि दिल्ली जो है यूरोप के कई शहरों से ज़्यादा ठंडा है। हाँ, तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम अगला एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो बताया जा रहा है कि दिल्ली में चरम पे होगी शीत। तो आपका जो अनुभव वहाँ का है वो आप साझा करेंगे तो हमें और आनंद मिलेगा। अगली चिट्ठी है नेहा की, गुड़गांव से, और काफ़ी इस बार कई महिलाओं ने हमें चिट्ठियाँ लिखी हैं। नेहा की ये चिट्ठी, ये भी PDF में आई थी, प्रिंट है मेरे पास। ताऊ बाबा और सरदार को जय हो। मेरा नाम नेहा है। मेरी एज टर्निंग 40 है। वैसे मैं पटना से हूँ, लेकिन धनोपार्जन के लिए गुड़गांव में रहती हूँ।
तीन ताल को एपिसोड 54 से सुनना शुरू किया था और तब से रेगुलर सुन रही हूँ। तीन तालीय ग्रुप की म्यूट स्पेक्टेटर भी हूँ। हर एपिसोड के बाद चिट्ठी लिखने की चाहत हुई, आधी अधूरी लिखी पर कभी पूरी नहीं लिख पाई। आलस की हमेशा चाहत पर विजय हुई। अब नए साल में सोचा कुछ तो नया करूं, तो ये परिणाम आपके सामने है। मैंने तीन ताल सुनना कैसे शुरू किया, इसके पीछे की कहानी। पहले मैं मॉर्निंग वॉक करते हुए कोई भी न्यूज़ पॉडकास्ट चला लेती थी। उसी क्रम में एक दिन आज का दिन सुना, जो हमारा आज तक रेडियो का सुबह का न्यूज़ पॉडकास्ट है। उसमें एक प्रचार आया जिसमें आप तीनों आज तक का व्हाट्सएप नंबर बोल रहे थे। 10 में से 5 बार 3 आया है, याद तो बाकी 5 ही करने हैं, ऐसे टाइप से। वो मैंने बहुत पुरानी बात हो गई यार। हाँ, वो मैंने बहुत बार सुना क्योंकि आप तीनों की केमिस्ट्री और टाइमिंग्स मुझे बेहतरीन लगी। उसी को सुन के डिसाइफर किया कि आप लोग तीन ताल नाम के कोई पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं। स्पॉटिफाई पे सर्च किया और आप लोग मुझे मिल गए। तब से मॉर्निंग वॉक में और कार से ऑफिस जाते समय आप लोगों को सुनने लगी। तब ऐसा लगता था कि मेरे साथ 3 सवारी और हैं जो पीछे की सीट पर बैठकर कुछ बातें कर रही हैं। जैसे ट्रेन के स्लीपर डिब्बे में कुछ इंटरेस्टिंग लोगों की बातें आपका सफ़र आसान बना देती हैं, उसी तरह की बातें। और उसी अंदाज से मेरा भी ऑफिस जाने का सफ़र आसान हो जाता था और जाने का मोटिवेशन भी बना रहता था। अब मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है और आप लोग भी मेरे साथ कार से मेट्रो में आ गए हैं। अब मेट्रो में खड़े होकर बैठे हुए लोगों की बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाज़ा लगाते हुए कि ये कहाँ उतरेगा और मैं लपक के सीट ले लूँगी, मैं तीन ताल सुनती रहती हूँ। बहुत सही। ये मेरी पहली चिट्ठी है, इसलिए ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ, पर न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो मैंने बाबा के कहने पर 7 जनवरी को लिया है, क्योंकि 17 जनवरी तक फिर लेट हो जाता और शायद आलस हावी हो जाता। उसके अंतर्गत मैं आगे ज़रूर लिखूँगी। नेहा गुड़गांव, PS में इन्होंने लिखा है कि तीन ताल के 100वें एपिसोड में ना आ पाने का मलाल हमेशा रहेगा। इतने पास होकर के भी कुछ परिस्थितिवश नहीं आ पाई। आप लोगों से मिलना नहीं हुआ और मेरा झोला भी मिस हो गया। वाह। नेहा की गुड़गांव। नेहा का बहुत टहरत भाई फिल्म सिटी आवे। हाँ, तो झोला अगर बचे हो तो एक आध झोला उनको आप दे मेट्रो दीजिए भाई। तो बहुत पास है वैसे भी हमारे दफ्तर से, सेक्टर 16 नोएडा का जो और मेट्रो आप का लिखे दफ्तर हैं, है। आज ही हम लोग सवेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की बात कर रहे थे और हम लोग को बताया गया कि ऐसा कोई सर्वेक्षण है जो कहता है कि 19 जनवरी से आगे अधिकतर रेजोल्यूशंस जाते नहीं हैं। तो उस रेजोल्यूशन की इतिश्री होने से पहले ही आपने पत्र लिख दिया, बहुत कमाल का काम किया है। अब इसमें आप निरंतरता के सिद्धांत की तरफ जाने का प्रयास करें। और आज हम लोग जो चर्चा कर रहे थे ना कि पैर छुआने वालों की आंखों की बेकली, वो बॉडी लैंग्वेज वाली बात, वही सीट वाली जो तुमने बात कही ना, वो एकदम करेक्ट होता है कि तीसरा उठेगा, देखना तीसरा उठेगा। वो क्या है ना, मुड़ के पीछे देखने लग जाता है कौन सा स्टेशन हाँ। आया, तो आप इधर से सट के उसके सामने खड़े हो हाँ, जाते हैं। और वो किया अगर है ना? अपना पॉकेट फैलाना मार भी यही करते हैं। हाँ एग्जैक्ट। वो देखते हैं कि आप हाँ। उतरने वाले हो तो आपसे सट जाते हैं बस। आप उठे पर आपका वॉलेट नहीं उठा। उठ गया वॉलेट हाँ, उठ पर गया। टेक इट इजी आलसी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब मन करे लिखिएगा बिल्कुल। और लिखते रहिएगा। हाँ। अगली चिट्ठी तरुलिका की। ये दिल्ली में रहती हैं और देवरिया की रहने वाली। ये नया नाम है, बहुत अच्छा। वाह। तरुलिका। तो शुरू होती चिट्ठी यहाँ से। दिल्ली से घर आ रहे हैं, ट्रेन लगभग 1.25 घंटे लेट है। मम्मी के साथ जा रहे हैं तो खाना पहले ही खाकर अपने बर्थ पर सोने आ गए हैं। 2 शुद्ध प्लस खाते हुए चाचा लोग लालू प्रसाद और मुलायम की तुलना और समानता बताते बताते नाक बजाने लगे हैं। देवरिया के रहने वाले हैं, दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रहे हैं। माता जी आई थीं वहाँ दिल्ली, तो जनपथ और सरोजनी से सामान इतने ले लिए कि आना पड़ा। वैसे हमको पता था कि ये होगा, इसलिए टिकट पहले ही करा लिए थे। तीन ताल हमारे पुरुष मित्र के सुझाव पर सुनना शुरू किए। सारे एपिसोड तो नहीं सुन पाते, पर जब भी समय मिलता है सुन लेते हैं। मेट्रो में, शाम की चाय पीते पीते, या फिर कभी अखबार देर से आए तब। सिनेमा घरों की चर्चा सुनते हुए याद आया कि 6 साल के थे जब पहली बार किसी रिश्तेदार के साथ गए थे। कोई भोजपुरी फिल्म थी। याद बस ये है कि कोई अंधेरी सी जगह पर पटरे पर बैठे हुए किसी का लात चलाना देखे थे। किसी का पाँव इतना बड़ा कैसे हो सकता है, यही सोचते सोचते कब मम्मी अगले दिन स्कूल जाने के लिए उठाने लगी पता नहीं चला। उस एपिसोड में बाबा ने जब पत्रिकाओं में स्वेटर बुनने के अलग अलग तरीकों के बारे में कहा, मम्मी का हर हफ्ते सरिता पत्रिका पढ़ के स्वेटर बुनना याद आ गया। मेट्रो में बैठे हुए थे, हंसी आ गई। बगल में बैठी महिला मेरे अचानक हंसने से खूब तेज डर गई।
मास्क उतार के मैडम को फ़ोन दिखाना पड़ा कि हम कुछ सुन रहे थे, तब थोड़ा शांत हुई। 12वीं में, ब्रैकेट में 2017, 12वीं में हिंदी की परीक्षा में आखिरी बार पत्र लिखे थे, तो भूल चूक माफ़ करें। बाबा जिस तरह से खाने को डिस्क्राइब करते हैं, कसम से भूख लग ही जाती है। और बाकी हमरे जीवन का एक ही मकसद है, ताऊ जितना निश्चिंत होना, गंगा नहा आइब। शुरू में जब 3 ताल सुनना शुरू किए थे तो ऐसा लगता था बेचारे सरदार को तो बोलने ही नहीं देते हैं ये दोनों लोग। बाद में समझ आया कि ऐसा क्यों है। काफ़ी समय बाद लिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं। ये भी नहीं पता कि इसे भेजेंगे कि नहीं। महिलाओं की चिट्ठियाँ बहुत कम आती हैं। अभी पता लग रहा है कि क्यों। मेरा नाम तरुलिका है। ताऊ बाबा, आई लव यू बोथ। सरदार भाई साहब, आपकी आवाज़, पिघलने वाली इमोजी, हार्ट। वैसे अभी अभी वो दोनों चाचा लोग उठ गए हैं, सुरती एक्सचेंज कर रहे हैं। तरुलिका बच्ची, तुम जियत रहो और पत्र लिखत रहो। और देवरिया का बड़ा आतंक है पुरुषों का, बनारस में और बम्बई में। ये दोनों बा जो है इनमें अधिकतर जो पूजा पाठी ब्राह्मण हैं, हाँ, देवरिया के हैं। वहाँ के जो वो है ना पंडे तो, बड़े, हाँ, तो सेट करते रहे, एक जाता है फिर दूसरे लाइन, चेन रिएक्शन वहाँ शुरू हो जाता है रेडियो एक्टिव तरीके से। वो लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर ना, देवरिया हाँ के हाँ, पंडे। देवरिया से मास्को तक गए हैं। तो मास्को में भी पंडित के कहाँ गए हैं? पंडित जी देवरिया के हैं भाई साहब। एक तो यार शुद्ध प्लस जो है पीछा नहीं छोड़ रहा। एक सौरभ द्विवेदी का वायरल हो गया था, याद है? हाँ। छोटा बच्चा, हाँ हाँ, शुद्ध प्लस, हाँ, सुप्लास। हाँ। दूसरा नहीं, उसको सुप्लास ही कहते हैं, सुप्लास, उसका नाम ही सुप्लास है। उसको शुद्ध प्लस किसी ने आज तक बोला नहीं है। आप ओनर से पूछ लीजिए कि आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, सुप्लास है। अभी एक आदमी शुद्ध प्लस के सील के अंदर डॉलर लेके जा रहा था, बांध के जा रहा था, फॉइल में लपेट के रखे से। फॉइल बहुत जबरदस्त। और अभी आ गया शुद्ध प्लस। बिल्कुल। और ये जो उन्होंने बात कही ना, मतलब मैं तो इस चिट्ठी की शुरुआत की एक लाइन में अटक गया कि मम्मी के साथ जा रहे हैं, इसलिए खाना वाना पहले ही खा चुके हैं और टिकट पहले करा लिए थे। इसलिए कहता हूँ बेटियां जो है ना, बहुत समझदार होती हैं, आगे तक देखती हैं। मम्मियों का एक ही प्रॉब्लम है, मम्मी बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दी, तुम अब हमको टिकट नहीं मिलेगा। ये उनको पता था, आई हैं, खरीदारी होगी, हाँ, मानेंगी नहीं, जाना ही पड़ेगा, खरीदेंगी। पहले कहेंगी खर्चा नहीं करना है, फालतू की शॉपिंग नहीं करनी है, उसका इतना खरीद लेंगे कि ढुआ के ले जाना पड़ेगा। और ये जो तुमने बताया ना, हर महतारी का एक ही संकट है ना, पानी बाहर क्यों खरीदोगे, हम लोग क्या कुछ गंदा पी रहे हैं, घर से बोतल भर के ले जाइए, ये बोतल भरे दे रहे हैं। अरे हाँ, तुम तो बहुत अमीर हो, टाटा बिरला अंबानी हो तुम। पराठा और आलू का भुजिया है ना, बाहर क्यों खाओगे, रेल खराब नहीं होने का अचार बांध के पका के। मतलब कुछ यात्राएं जो शाम से शुरू होनी होती हैं, घरों में सुबह ही शुरू हो चुकी होती हैं। करेला भून डालो, फिर भिंडी छौंक दो, आलू भुजिया निकाल देंगे, आलू जाए तो चुरे। हाँ, उनके लिए ये अचार लेते चलना है, उनके लिए थोड़ा बुकनू बना के ले चलना है, और चिप्स दे आएंगे, चिप्स बहुत रखा है, 2 आम ले लो। अरे कहाँ खाएंगे, काट के दे देते हैं बढ़िया से। मना करके दिखाओ। घर का अमरूद है, घर का अमरूद है। अरे अमरूद तो हर जगह मिलता है, इलाहाबाद में खरीद लेंगे स्टेशन पे। अरे पर घर का नहीं है, घर का अमरूद। घर का अमरूद ना, वो लग रहा है कि रामानंद सागर के साइड पे बोला जा रहे हो तो 2 किलो चूड़ा ले जाओ, हाँ, 5 किलो चावल, पता नहीं कहाँ कौन सा चावल खाते हो नहीं खाते हो। हमारे तो ब्याज ही ताऊ ये है कि हम वीकेंड में जाते हैं घर रायबरेली, और शनिचर को हमारे घर के सामने सब्जी की हाट लगती है, बाजार, तो उसमें अतिशय क्रय हो रहा होता। हम कहते हैं अकेले रहती हूँ, इतनी सब्जी किस लिए, तू चुप रहे। और उसके बाद में गाड़ी में बैठते समय साक्षात काली रूप में हमारी माता जी 4-5 भुजाओं में कई झोले लिए हुए हैं, इनको चुपचाप रख ले, नहीं अभी पिट जाएगा। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? तो अगर आप डिक्की खोलेंगे तो उसमें से अटैची बैग नहीं दिखेंगे आपको, प्याज का सागा, मेथी, करेला, परवल देसी वाला छोटा भिनगा, भिंडी, 2 ठे गोल लौकी, 1 टुकड़ा सूरन का, इस तरह की चीजें जो है, टमाटर देसी, ये सब इनमें स्वाद है। तरुलिका माता जी को प्रणाम कहिएगा हमारी तरफ से। आपकी माता जी, हमारी माता जी, सबकी माता जी का ट्रेडमार्क यही है कि वो माता जी ही रहती हैं। चिश्ती परंपरा का भी ताल्लुक देवरिया से बहुत पुराना है, और देवरिया में एक चिश्तियों के अपना ठिकाना भी है। कई परिवार हैं जो सूफी रवायत के हैं। तो देवरिया कोई चिंटू पिंटू
जगह नहीं है। चंगू मंगू से शुरू हुआ हाँ था। हाँ, चिंटू पिंटू चंगू मंगू उस टाइप का नहीं है। देवरिया ऐतिहासिक रूप से एक समृद्ध जगह रही है उत्तर प्रदेश में। लिखते रहिए तरुलिका। गुआवा पता है ताऊ खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करता है? हाय, आई एम रूड। सीजन वैसे उसी का है आज। हाँ, अगली चिट्ठी गुमनाम चिट्ठी है, रूड रॉक्स। एक श्रोता की चिट्ठी, और इन्होंने नाम नहीं बताया। आपको और पूरे तीन तालिया परिवार को मेरी तरफ से सादर प्रणाम, नमस्कार। करीब 6 महीने पहले मैंने आपका ये पॉडकास्ट तीन ताल सुनना शुरू किया था। हालांकि पॉडकास्ट मैं साल 2016 से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक भी मुझे कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं मिला जिसको मैंने इतना पसंद किया हो। पहली बार तीन ताल पॉडकास्ट का नाम मैंने किसी और पॉडकास्ट में सुना था, और उसके बाद से अब मैं सिर्फ इसे ही सुनता हूँ। शुरू के समय में आपके सिर्फ नए पॉडकास्ट सुना करता था, लेकिन जब दूसरे श्रोताओं से पता चला कि लोग पुराना पॉडकास्ट भी सुनते हैं, यानी पीछे जाकर के भी सुनते हैं, तो मैंने पुराने एपिसोड भी सुनने शुरू कर दिए। अब तक आपके करीब 50 से 60 पुराने एपिसोड सुन चुका हूँ, और धीरे धीरे लगता है कि अगले कुछ महीनों में सभी एपिसोड सुन लूँगा। मैं आपका पॉडकास्ट हर रोज़ अपने वर्क प्लेस पर जाते हुए सुनता हूँ। ट्रैवल करने के लिए बस का इस्तेमाल करता हूँ, तो पहले मैं इस समय का इस्तेमाल करते हुए किताबें पढ़ता था, लेकिन अब बस कानों में हेडफोन लगाकर आपका पॉडकास्ट सुनते हुए मंद मंद मुस्कुराता रहता हूँ। इस समय मैं बतौर अध्यापक कार्य कर रहा हूँ, और इस समय एक निजी स्कूल के साथ साथ आकाश बायजूस के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। वाह। ये पत्र लिखने का कोई विशेष कारण तो नहीं है, आपसे जुड़ने की एक तमन्ना है, और उसी के लिए लंबे समय से पत्र लिखने की सोच रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि किस विषय पर लिखा जाए। लेकिन आज जब समय मिला तो सोचा कि बिना विषय के ही पत्र लिखकर एक बार आपसे जुड़ने की कोशिश की जाए। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने कभी इस विषय पर बात की है या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप शिक्षक और भारत की शिक्षा व्यवस्था पर बातचीत करें तो बड़ा आनंद आएगा, और अगर इस विषय पर बातचीत हो चुकी है तो कृपया करके एपिसोड नंबर ज़रूर बताएं। जब आपके 100 एपिसोड पूरे हुए थे तब बड़ी इच्छा थी कि दिल्ली आकर इसका साक्षी बना जाए, पर काम की व्यस्तता के चलते दिल्ली आना संभव नहीं हो पाया। हालांकि ट्विटर के ज़रिए उस दिन पूरे कार्यक्रम को और उस दिन की तस्वीरों को देखकर अपना मन बहलाने की कोशिश और समझाने की कोशिश कर रहा था। जब पता चला कि तीन ताल के 100 एपिसोड पूरे होने पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें तीन तालियों को एक स्पेशल बैग भी मिला है, तो सच में अंदर तक ठेस पहुंची थी। पहली बार पत्र लिखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि इस पत्र को अगर एपिसोड में शामिल नहीं भी किया गया तब भी आप तीनों उसको ज़रूर पढ़ लेंगे। मैं ये भी जानने को उत्सुक हूं कि आप लोग लिखित चिट्ठी या ऑडियो चिट्ठी में से किस तरह की चिट्ठियों को ज़्यादा सहज पाते हैं। आपका एक श्रोता। जो आपके लिए सहज हो हमारे लिए सहज है। और देखिए बिना विषय के आपने लिख दिया, ये अच्छा किया। इंतजार सबसे क्यों अच्छी करना? चीज़ है कि चिट्ठी होनी चाहिए। वो ऑडियो टेक्स्ट का है, विकल्प आपके लिए है कि PDF आप है, किसमें वो सहज हैं। हस्तलिखित है, वो टंकित है, वो अंतर्देशी पे है, पोस्टकार्ड पे है या स्पीड पोस्ट है, ईमेल है, व्हाट्सएप पे भेजी गई है। ये सब गौड़ हैं। मूल जो है वो भाव है। आपने एक बात कही कि आपके पास पत्र लिखने का कोई कारण तो नहीं था, इसीलिए आपका ये पत्र जो है वो प्रेम पत्र है, क्योंकि प्रेम भी किसी कारण से नहीं होता है, अकारण ही हो जाता है। बाद में कारण खोजे जाते हैं कि अच्छा इस कारण इस प्रेम में बने रहना चाहिए, इस कारण इस प्रेम से निकल जाना चाहिए। दूसरा वाला। तो ये आपका प्रेम पत्र है। आप लिखते रहे गुरु। बहुत समय बाद आपने लिखा है, और जो विषय आपने कहा है इसके ऊपर अक्सरियत तो चर्चा हुई है एजुकेशन के उसके ऊपर। हाँ, शिक्षकों से हमारा प्रेम बहुत कई बार पुराना परिलक्षित है। हुआ है। मरकहे मास्टरों के शिक्षक। हाँ, मरकही मास्टराइन के बच्चे हैं हम, बेटे हैं, तो बहुत जूता खाए हैं बचपन में। टीचरों के प्रति अगाध स्नेह और उससे भी ज़्यादा भय, इन दोनों के साथ बड़े हुए। लेकिन ये बात आपकी सही है। शुभम बाबू से हम अनुरोध करेंगे कि हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक एक बार करवा दें। बच्चों की परीक्षा हो जाए उसके बाद इस पे चर्चा करें। हाँ। नए शिक्षकों के बारे में हम उल्टा सीधा कहेंगे और बच्चे रिबेलियन कर बैठेंगे, है ना। जीवन उनके खराब हुई, माई बाप हम का करी आई हैं। शिक्षा व्यवस्था पर भी हमने प्रकारांतर से कई बार बात बिल्कुल, की है, बिल्कुल, पर जरूर उसको दोबारा भी कर मोदी जी परीक्षा पर चर्चा कर लें, फिर हम। हाँ, फिर परीक्षा हो जाए, फिर शिक्षा भी। पहले परीक्षा फिर शिक्षा। तो बहुत सारी चिट्ठियाँ और आई हैं इस बार, बहुत सारी आई हैं, तो वो हमने सहेज के रख ली हैं, जो हम आगे शामिल करेंगे। वो इस एपिसोड में शामिल नहीं हुई तो ये ना समझें कि वो कहीं खो गई हैं, वो हमारे पास सहेज कर रखी हुई हैं। और चिट्ठियाँ जब ज़्यादा आती हैं और नए लोगों की आती हैं, नए सुनने वालों की, तो थोड़ा सा हौसला और बढ़ जाता है। तो खुरपेज कहाँ है आजकल? बहुत दिन से चिट्ठी गायब नहीं है। लिख रहा है। हाँ। इस बार बेबाक बुधवार नहीं हुआ क्या? हुआ था।
हाँ, कसब हो गया है एकदम, उसमें भी नहीं आया। आतंकवाद करते हुए गायब हो गया है। ठंडी लग गई होगी। इस बार बेबाक बुधवार क्रैश होकर के फिर दोबारा शुरू हुआ। अच्छा, क्योंकि मैं गया तो मुझे लगता है उस समय क्रैश हुआ क्रैश होगा। हाँ। और खुरपेच अपना ही चला रहा था कुछ बेकार बुधवार, अच्छा, क्योंकि वो भी इसी इंतजार में होगा। हाँ कि ऐसा नहीं, क्या वो बुधवार हमारा है? वाले में आया ही नहीं। हम तो उसको बुलाते रहे, इनवाइट भी भेजे, अब यहीं से उस उल्हाना भेज रहे हैं। और हन हाँ ये सरस्वती विद्या मंदिर और अवध। हाँ, ये इतना मैच कर जाता है ना केमिस्ट्री। तो आपको चिट्ठियां इस बार भी लिखनी है, किन किन विषयों पर लिखनी है आप जानते हैं, जिन पर बातचीत हुई सरस्वती है। नहीं होता है, सरस्वती होता है। सरस्वती, हाँ। मौसी भी, हमारी मौसी का नाम है सरस्वती। सरस्वती होता है। हाँ सर, सरस्वती। सरस्वती। तो कंबलों पर, कंबलों से आने वाली बदबुओं पर आपको चिट्ठियां लिखनी है। बांसुरी पर आपको चिट्ठियां लिखनी है। और पाँव छूने और छुलवाने को आतुर लोगों पर भी आपको लिखनी है। क्या आप भी घुटने ही छूते हैं या झुक करके छूते हैं, बताइएगा। कोई किस्सा हो बम्बल तो। और कंबल दोनों के साथ सावधान रहें। और जब ये एपिसोड रिलीज होगा, यानी कि शनिवार को मकर संक्रांति होगी, तो उसकी मकर संक्रांति इतवार को है, 15 इतवार को है। हाँ। अच्छा, तो हम मकर संक्रांति के 3 हाँ। लोगों की तरफ से आप सबको संक्रांतियों मकर परांत। संक्रांति हाँ, अच्छा। मकर अगर- संक्रांति जारी हाँ। रहे। और ये मकर संक्रांति यहाँ पे होती है, 3 लोग बकर करते हैं, तो चौथा आदमी उस मकर संक्रांति में घी डाल रहा होता है। ऐसे चिट्ठी लिख लिख के एकदम उसको दिव्य बनाए हुए हैं लोग, जो है चिट्ठियाँ लिख लिख के। मकर संक्रांति है, पोंगल के नाम से दक्षिण में जाना जाता है। पोंगल एक डिश भी है, और पोंगल डिश जो है वहीं से निकली है। पश्चिम के उत्तर प्रदेश में भी जो साउथ का पोंगल है उससे मिलता, और खीर, इन दोनों के बीच का एक व्यंजन होता है जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, रसावल। लेकिन मकर संक्रांति की जो सबसे आदि परंपरा है वो खिचड़ी की है, और देश भर में खिचड़ी किसी न किसी रूप में उस दिन खाई जाती है। वो खिचड़ी तहरी नहीं है भैया। ये जो गाजर, मटर और गोभी डाल के आप लोग हल्दी के साथ छौंक देते हैं ना, इसको तहरी कहते हैं। इसको तहरी कहते हैं। बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था, उसको छौंक दो। हाँ, तो वो खिचड़ी नहीं है। खिचड़ी के लिए यही है कि बढ़िया 2 मुट्ठा चाउर और 3 मुट्ठा काले उड़द की दाल छिलका शुदा, इनको एक साथ भिगो के रख दें, 45 मिनट 1 घंटा भीजने दें। उसके बाद में आवश्यकता से अधिक थोड़ा पानी डाल करके और नमक के साथ चुराई दो, इसको चुराई दीजिए। जब ये पक के तैयार हो जाए, जब ये पक के तैयार हो जाए, तो उसके साथ में लहसुन या धनिए की पत्ती में हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक और हरा टमाटर अगर मिल जाए तो और भी अच्छा, नहीं तो ललका वाला भी, इसको घिस के एक चटनी बना लें। अचार आपके घर में होबे करेगा। 1-8 ठेमूरी गाजर काट लीजिए सलाद के लिए। घी पसंद हो तो घी सबसे अनिवार्य है। तो घी डाल करके, और घी को थोड़ा सा बहुत तेज फ्लेम पे ना सेकने के बजाय उसको द्रवीभूत होने दें। यानी कि जिस बटुली में या कुकर में आप खिचड़ी बना रहे हैं, उसके बगल में एक कटोरिया में घी रख दीजिए। धीरे धीरे पसीज के वो द्रवीभूत हो जाएगा। उससे सींच के तब इस खिचड़ी को खाएं। जब इस थाली में आप सब कुछ खा लेंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो आपको थाली में चारों तरफ पसरा हुआ उड़द और घी और स्टार्च का मिला हुआ बहुत ही लिजलिजा सब पदार्थ मिलेगा, लासा। दाहिने हाथ के अंगूठे से उसे खींच के चाटें। जीवन का सबसे बड़ा सुख इसमें है। बिल्कुल। जो लोग पतंग उड़ाते हैं खिचड़ी के दिन, उनसे भैया कह रहे हैं जमीन पे उड़ाओ। ये जो छत पे चढ़ के तुम लोग पतंग उड़ाते हो, चाइनीज मांझा नहीं यूज करो यार। नहीं, मंजा जाओ यूज करो, सारे क्या करे, कट जाता है उससे। कटे आदमी कट जाए। आदमी कट रहा है। वैसे भी जो पतंग उड़ा रहा है 3 घंटा 4 घंटा, सोचिए वो पहले ही कटा हुआ है ना। जैसे क्रिकेट देखने वाले हमको लगता है कि वो कटे हुए हैं वो पहले ही उनका कट चुका है। तो भैया छत पे चढ़ के नहीं, क्योंकि हम लोग बचपन में देखे हैं कि 2 मंजिला पे फलाने के बेटवा इकलौते 7 साल के बाद पैदा हुए, पतंग उड़ा रहे थे और वहीं से टेक ऑफ कर गए, उड़ गए। तो ये सब ठीक नहीं भैया, पतंग सब सावधानी आपने से वो उड़ाएं। वीडियो देखा, इस हफ्ते बड़ा वायरल हुआ है, गुलजार का इसलिए पूछ रहा हूँ, देखा ही होगा। गुलजार और नहीं जावेद देखा अख्तर। है।
वो नहीं, सुना हमने कि जावेद अख्तर गुलजार के बारे में कुछ कह रहा है। हाँ, गुलजार जावेद अख्तर के बारे में कह रहे हैं। वो अच्छा, कहते हैं हम कि आपने सुने। जो गाना लिखा है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इसमें जब मैं सुनता हूँ तो जब अंतरा बदलता है तो लगता है ये वो लड़की तो नहीं है जिसकी बात पहले हुई थी। हाँ। तो हर बार अलग लड़की आ गई। तो फिर उन्होंने भी एक नज्म उसके बाद कही है, वो रिकमेंडेशन है जिन्होंने इस हफ्ते वीडियो ना देखा हो। मैं एक लड़की से मिला था मैं भी, ऐसे करके है अच्छा। गुजरात पे। और वो जावेद अख्तर के बारे में उन्होंने वो बात कही। दोनों जो है चपलंडूस हैं, खैर एनीवे लड़कियां हाँ। ठीक है, तो नहीं है। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो।